यहीं पर एक गहरी मनोवैज्ञानिक दरार खुलती है। ये दरार डर पैदा कर सकती है, क्योंकि मन को हमेशा किसी स्थिर आधार की आवश्यकता होती है। पहचान की संरचना इसी स्थिरता पर टिकी होती है, लेकिन ध्यान की तीव्रता इस स्थिरता को धीरे धीरे खोखला कर देती है, क्योंकि ये हर चीज़ को उसके वास्तविक प्रवाह में दिखाने लगती है। व्यक्ति ये देखता है कि मैं कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि कई परतों का एक अस्थायी संयोजन है जो परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। कभी ये मैं बहुत आत्मविश्वासी लगता है, कभी बहुत असुरक्षित, कभी बहुत प्रेमपूर्ण, कभी बहुत उदासीन, और इन सभी अवस्थाओं के बीच कोई स्थायी केंद्र दिखाई नहीं देता। इस बिंदु पर मनुष्य ये समझने लगता है कि वो जिस मैं को बचाने, सुधारने या मजबूत करने में लगा था, वो शायद एक स्थिर इकाई ही नहीं है। ये केवल एक प्रक्रिया है, एक लगातार बनती और टूटती हुई छवि। ये छवि समाज से, अनुभवों से, तुलना से और स्मृतियों से बनती है, और हर नए अनुभव के साथ थोड़ा बदल जाती है। लेकिन मन ने इसे एक ठोस वस्तु मान लिया था, इसलिए वो इसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहा। अब जब ये ठोसपन टूटने लगता है तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर असुरक्षा होती है, लेकिन यदि ये असुरक्षा भी देखी जाए तो वह भी एक अनुभव की तरह ही गुजरने लगती है। इसी अनुभव में एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या स्वतंत्रता किसी चीज़ को पाने में है या किसी चीज़ से मुक्त होने में है? अब तक मनुष्य स्वतंत्रता को हमेशा एक उपलब्धि की तरह देखता आया है। अधिक प्रेम, अधिक सम्मान, अधिक नियंत्रण, अधिक सफलता। लेकिन ध्यान ये दिखाता है कि ये सब भी एक प्रकार की बंधनकारी संरचना है, क्योंकि इनमें हमेशा एक भविष्य छिपा होता है। वास्तविक स्वतंत्रता शायद किसी भविष्य में नहीं, बल्कि इस तथ्य में है कि अभी जो है उसे बिना किसी व्याख्या के देखा जाए। लेकिन ये देखना आसान नहीं है, क्योंकि मन हर अनुभव पर तुरंत अर्थ डाल देता है। यहीं से अस्तित्व का एक और स्तर सामने आता है, जहां मृत्यु की उपस्थिति भी एक विचार नहीं रहती, बल्कि एक वास्तविक संभावना के रूप में अनुभव की जाती है। जब मैं की ठोसता टूटने लगती है तो मृत्यु केवल शरीर की घटना नहीं लगती, बल्कि पहचान की निरंतरता के अंत के रूप में दिखाई देने लगती है। ये विचार डर पैदा कर सकता है, लेकिन ध्यान में ये डर भी देखा जाने लगता है, और जब डर को देखा जाता है बिना उससे भागे तो उसका स्वरूप बदलने लगता है। वो धीरे धीरे एक ऊर्जा बन जाता है जो स्थिरता की खोज नहीं कर रहा होता, बल्कि केवल मौजूद होता है। इसी गहराई में एक और प्रश्न उठता है, यदि मैं वास्तव में स्थायी नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? ये प्रश्न मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन ध्यान इसे भी एक अलग दृष्टिकोण से दिखाता है। शायद जीवन का अर्थ किसी अंतिम उत्तर में नहीं है, बल्कि इस सतत देखने में है जहां कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। अर्थ की खोज स्वयं एक मानसिक गतिविधि है जो सुरक्षा चाहती है, लेकिन अस्तित्व स्वयं किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं रखता। वो केवल होता है, बिना कारण, बिना उद्देश्य, बिना किसी अंतिम लक्ष्य के। जब ये समझ थोड़ी गहरी होती है तो व्यक्ति ये देखता है कि उसकी अधिकांश पीड़ा किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या से उत्पन्न होती है। घटना होती है, लेकिन मन उसे कहानी में बदल देता है, और ये कहानी ही पीड़ा को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, किसी संबंध में दूरी केवल एक घटना हो सकती है, लेकिन मन उसे अस्वीकृति, असफलता या कमी के रूप में व्याख्यायित कर देता है। यही व्याख्या भावनात्मक पीड़ा बन जाती है। ध्यान इस पूरी प्रक्रिया को उजागर करता है, जिससे व्यक्ति पहली बार देखता है कि वो अपने ही बनाए हुए अर्थों में उलझा हुआ है। इसी देखने में एक और सूक्ष्म बदलाव आता है। व्यक्ति अब स्वयं को केंद्र मानकर अनुभव नहीं करता। पहले हर अनुभव मेरे साथ हो रहा है ऐसा लगता था, लेकिन अब ये स्पष्ट होने लगता है कि अनुभव स्वयं घटित हो रहा है और मैं केवल उसका एक हिस्सा है। ये दृष्टिकोण गहराई से बदल देता है कि जीवन कैसे देखा जाता है। अब अनुभवों का केंद्र व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि स्वयं अनुभव ही केंद्र बन जाता है। ये परिवर्तन बहुत शांत होता है, लेकिन इसकी गहराई अत्यंत तीव्र होती है। इस चरण में मन कभी कभी पुराने ढांचे की ओर लौटने की कोशिश करता है। वो फिर से किसी ठोस पहचान को पकड़ना चाहता है, किसी भूमिका को, किसी विचार को, किसी लक्ष्य को। लेकिन ध्यान की उपस्थिति इस पकड़ को धीरे धीरे ढीला करती रहती है। यह संघर्ष नहीं है,
बल्कि एक प्रकार की स्पष्टता है जो हर पकड़ को उजागर कर देती है। और जब हर पकड़ उजागर हो जाती है तो पकड़ने की आवश्यकता स्वयं कम होने लगती है। इसी प्रक्रिया में यह भी स्पष्ट होने लगता है कि प्रेम और संबंध भी किसी स्थायी पहचान पर आधारित नहीं है। वे भी बदलते हैं, बहते हैं और किसी निश्चित रूप में स्थिर नहीं रहते। लेकिन मन स्थिरता चाहता है, इसलिए वो प्रेम को भी एक संरचना में बदल देता है। ध्यान ये दिखाता है कि जब कोई संरचना नहीं होती तब भी संबंध संभव हैं, शायद अधिक जीवंत, अधिक वास्तविक, क्योंकि अब उनमें किसी छवि को बनाए रखने का बोझ नहीं होता। धीरे धीरे ये समझ गहरी होती है कि मैं और दूसरा दोनों ही चेतना के भीतर घटित होने वाली घटनाएं हैं। ये विभाजन वास्तविक नहीं है, बल्कि अनुभव को समझने का एक तरीका है। जब ये विभाजन थोड़ा भी कमज़ोर होता है तो एक प्रकार की व्यापकता का अनुभव होता है, जहाँ जीवन व्यक्तिगत कहानी की बजाय एक खुला प्रवाह लगता है। और इसी प्रवाह में सबसे गहरी बात सामने आती है कि जिसे हम खोजना समझते हैं वो वास्तव में हमारी अपनी ही बनाई हुई दूरी है। और जब ये दूरी देखी जाती है तो वो धीरे धीरे मिटने लगती है। फिर न कोई खोज बचती है, न कोई खोया हुआ लक्ष्य, केवल एक खुला देखना रह जाता है जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है बिना किसी पकड़ के। जब ये समझ थोड़ी और स्थिर हो जाती है कि मैं कोई ठोस इकाई नहीं बल्कि अनुभवों की एक निरंतर बदलती धारा है, और जब देखने की क्षमता केवल ध्यान की अवस्था में नहीं बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में भी प्रवेश करने लगती है, तब वास्तविक चुनौती शुरू होती है। क्योंकि अब प्रश्न विचारों का नहीं बल्कि जीने के तरीके का बन जाता है। यही वो स्थान है जहाँ स्त्री को पाने की कोशिश छोड़ दो, केवल एक आंतरिक अंतर्दृष्टि नहीं रह जाती बल्कि संबंधों, निर्णयों, संवादों और व्यवहार के हर स्तर पर उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। यहाँ व्यक्ति को ये देखना होता है कि क्या वो वास्तव में बिना पकड़ के जी सकता है या उसका मन फिर से किसी पुराने पैटर्न में लौट जाता है। रोजमर्रा के जीवन में ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय अब ध्यान केवल शब्दों पर नहीं रहता बल्कि उस पूरे मानसिक आंदोलन पर भी रहता है जो शब्दों के पीछे चल रहा होता है। पहले मन केवल प्रतिक्रिया देता था, पसंद, नापसंद, आकर्षण, दूरी, लेकिन अब प्रतिक्रिया के साथ साथ उसका अवलोकन भी होने लगता है। यह अवलोकन किसी अलग मैं द्वारा नहीं होता बल्कि उसी चेतना का एक अधिक जागृत आयाम होता है। जब कोई संदेश आता है तो अब तुरंत अर्थ नहीं बनाया जाता बल्कि ये देखा जाता है कि अर्थ बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो रही है। ये छोटा सा अंतर पूरे अनुभव को बदल देता है, क्योंकि अब जीवन स्वचालित प्रतिक्रिया की बजाय जागरूक उपस्थिति बन जाता है। संबंधों में ये बदलाव विशेष रूप से गहरा होता है। पहले संबंधों का केंद्र अपेक्षा होता था, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन जब ध्यान की उपस्थिति बढ़ती है तो अपेक्षा धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगती है, और जब अपेक्षा स्पष्ट रूप से देखी जाती है तो वो अपनी पकड़ खोने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह कि इच्छाएं अब अंधी शक्ति नहीं रहती। वे अब अनुभव की तरह देखी जाती हैं, न कि आदेश की तरह जिसका पालन करना अनिवार्य हो। इसी कारण संबंधों में एक नई गुणवत्ता प्रवेश करती है, जहाँ संवाद अधिक वास्तविक होता है क्योंकि अब उसमें छिपा हुआ एजेंडा कम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ होता है तो अब वो केवल प्रभाव डालने की कोशिश नहीं कर रहा होता बल्कि ये भी देख रहा होता है कि वो स्वयं कैसे प्रभावित हो रहा है। ये दोहरी जागरूकता संबंधों को एक नया आयाम देती है। अब संबंध केवल दो व्यक्तित्वों का टकराव नहीं रह जाता बल्कि दो चेतनाओं का जीवित संवाद बन जाता है। और इस संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कोई भी पक्ष स्वयं को स्थिर सत्य मानकर प्रस्तुत नहीं कर रहा होता। दोनों ही परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर रहे होते हैं। इस अवस्था में कार्य वर्क का अनुभव भी बदल जाता है। पहले कार्य का केंद्र परिणाम होता था, सफलता, असफलता, मान्यता, उपलब्धि, लेकिन अब कार्य स्वयं एक अनुभव बन जाता है। ध्यान ये दिखाता है कि परिणाम हमेशा भविष्य में होता है लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। इसलिए जब पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित होता है तो वर्तमान छूट जाता है, लेकिन जब वर्तमान में उपस्थित रहना शुरू होता है तो कार्य की गुणवत्ता स्वयं बदल जाती है। अब कार्य केवल साधन नहीं रहता
बल्कि एक जीवित प्रक्रिया बन जाता है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह शामिल होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया भी बदलने लगती है। पहले निर्णय अक्सर डर, तुलना या सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर लिए जाते थे। अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि अधिकांश निर्णय भीतर की बेचैनी को शांत करने के लिए लिए जाते हैं, न कि वास्तविक समझ से। ध्यान इस बेचैनी को देखने की क्षमता देता है, और जब बेचैनी देखी जाती है तो उसके आधार पर लिया गया निर्णय कमज़ोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे निर्णय एक अधिक शांत स्थान से आने लगते हैं, जहाँ कम संघर्ष होता है और अधिक स्पष्टता होती है। इस बदलाव का सबसे गहरा पहलू भावनाओं के साथ संबंध है। पहले भावनाएं व्यक्ति को नियंत्रित करती थी, आकर्षण खींचता था, अस्वीकार तोड़ देता था, तुलना असुरक्षा पैदा करती थी। लेकिन अब भावनाएं घटनाओं की तरह देखी जाने लगती हैं। ये देखने का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह अनुभव करना है, बिना उनके साथ पहचान बनाए। उदाहरण के लिए, यदि आकर्षण उठता है तो वो अब मैं आकर्षित हूँ बनकर नहीं रहता, बल्कि आकर्षण हो रहा है के रूप में देखा जाता है। ये छोटा सा बदलाव भावनाओं की शक्ति को बदल देता है। रिश्तों में इस समझ के आने से एक नई तरह की स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। ये स्वतंत्रता दूरी की नहीं है, बल्कि पकड़ की अनुपस्थिति की है। पहले निकटता का अर्थ था अधिकार या अपेक्षा, लेकिन अब निकटता का अर्थ है उपस्थिति। ये उपस्थिति किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती, न ही किसी को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करती है। ये केवल साझा अनुभव में मौजूद रहती है, और जब ये उपस्थिति होती है तो संबंधों में एक स्वाभाविक हल्कापन आ जाता है। इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होता है। आत्म छवि की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। पहले व्यक्ति अपने बारे में एक निश्चित कहानी बनाए रखता था। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद। लेकिन ध्यान इन कहानियों को स्थिर नहीं रहने देता। ये दिखाता है कि ये सभी कथाएं समय के साथ बदलती रहती हैं और इन्हें पकड़ कर रखने का कोई वास्तविक आधार नहीं है। जब ये स्पष्ट होता है तो आत्म छवि धीरे धीरे लचीली होने लगती है। इस लचीलेपन का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अब स्वयं को सीमित नहीं महसूस करता। वो ये नहीं कहता कि मैं केवल ऐसा ही हो सकता हूँ, बल्कि वो देखता है कि हर क्षण में नया अनुभव संभव है। ये समझ किसी कल्पना से नहीं आती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से आती है कि मन किसी भी क्षण बदल सकता है। और जब ये बदलाव देखा जाता है तो स्थायी मैं का विचार कमज़ोर पड़ने लगता है। यही वो स्थान है जहाँ पाने की कोशिश छोड़ देना केवल संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाता है। ये छोड़ना किसी निष्क्रियता का नाम नहीं है, बल्कि अनावश्यक पकड़ की पहचान का नाम है। व्यक्ति काम करता है, संवाद करता है, निर्णय लेता है, लेकिन अब उसमें एक प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता होती है जो परिणाम से बंधी नहीं होती। ये स्वतंत्रता बाहरी नहीं है, बल्कि देखने की स्पष्टता से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में अधिकांश संघर्ष होने और होने चाहिए के बीच का अंतर है। जो है उसे स्वीकारने की जगह मन लगातार ये सोचता रहता है कि क्या होना चाहिए। ये अंतर ही तनाव का मूल स्रोत है। ध्यान इस अंतर को उजागर करता है, और जब ये उजागर होता है तो एक अजीब सी शांति आने लगती है। शांति इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए कि चीज़ों को जैसा है वैसा देखने की क्षमता बढ़ गई है। इसी अवस्था में व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि जीवन में सबसे गहरी क्रांति किसी बाहरी बदलाव से नहीं आती, बल्कि देखने के तरीके में बदलाव से आती है। जब देखने का तरीका बदलता है तो वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियाँ वही रहती हैं, लेकिन अनुभव की गुणवत्ता बदल जाती है। और ये परिवर्तन धीरे धीरे स्थायी नहीं होता, बल्कि हर क्षण नया होता है। और इसी निरंतर नएपन में ये समझ गहरी होती जाती है कि जीना किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है, बल्कि हर क्षण को बिना पकड़ के अनुभव करना है। जहाँ न पाने की दौड़ है, न खोने का डर, केवल एक जीवित, खुला और लगातार बदलता हुआ अनुभव है। स्त्री को पाने की कोशिश छोड़ दो और देखो क्या बदलाव आता है। तो ये केवल किसी संबंध या व्यक्ति के बारे में सुझाव नहीं है, बल्कि ये मानव मन की उस गहरी संरचना की ओर संकेत है जहाँ इच्छा, आकर्षण, पहचान और स्वीकृति आपस में उलझकर एक जटिल मनोवैज्ञानिक जाल बना देते हैं। समाज ने बचपन से ही मन के भीतर ये बीज बो दिया होता है कि किसी विशेष संबंध को प्राप्त करना, किसी व्यक्ति के द्वारा चुना जाना या किसी आकर्षण का केंद्र बनना ही एक प्रकार की सफलता है।
परिवार, मित्र मंडली, फिल्मों की छवियां, सोशल मीडिया की निरंतर प्रदर्शित दुनिया, इन सभी ने मिलकर एक ऐसी मानसिक भाषा तैयार की है जिसमें व्यक्ति का मूल्य उसकी प्राप्तियों और दूसरों की प्रतिक्रिया से मापा जाने लगता है। विशेषकर संबंधों के क्षेत्र में मन एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा सीख लेता है, जहां आकर्षण केवल स्वाभाविक प्रवाह नहीं रह जाता बल्कि एक उपलब्धि बन जाता है। यही से एक गहरी गड़बड़ी शुरू होती है, क्योंकि अब देखने वाला मन स्वतंत्र नहीं रहता, वो लगातार किसी न किसी परिणाम की ओर दौड़ रहा होता है। जब स्त्री या पुरुष को पाने की इच्छा एक लक्ष्य बन जाती है, तब मनुष्य स्वयं को देखने के बजाय केवल बाहर देखने लगता है, और इस देखने में वो स्वयं को धीरे धीरे खो देता है। इस मानसिक ढांचे के भीतर भावनाएं बहुत तेजी से विकृत होने लगती हैं। इच्छा, जो मूलतः जीवन की ऊर्जा का एक स्वाभाविक प्रवाह है, वो धीरे धीरे एक बेचैनी में बदल जाती है। जहां आकर्षण होना स्वाभाविक है, वहीं उस आकर्षण को नियंत्रित करने, उसे प्राप्त करने या उसे किसी निश्चित दिशा में मोड़ने की कोशिश एक प्रकार का तनाव पैदा करती है। मन हर समय किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में रहता है। क्या सामने वाला मुझे स्वीकार करेगा? क्या मैं आकर्षक लग रहा हूँ? क्या मेरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है? क्या मुझे महत्व दिया जा रहा है? ये पूरा आंतरिक संवाद व्यक्ति को वर्तमान क्षण से बाहर खींच लेता है। धीरे धीरे संबंध एक जीवित अनुभव नहीं रहता बल्कि एक रणनीति बन जाता है। यहाँ व्यक्ति वास्तविकता में उपस्थित नहीं होता बल्कि एक मानसिक छवि के निर्माण में व्यस्त रहता है, जिसमें वो स्वयं को बेहतर, सफल या स्वीकार्य साबित करना चाहता है। ये स्थिति एक गहरे असंतोष को जन्म देती है, क्योंकि जो भी प्राप्त होता है वो भी उस खालीपन को नहीं भर पाता जो इस दौड़ के भीतर पैदा हुआ है। जब ये प्रयास थोड़ा भी शांत होता है, जब व्यक्ति कुछ समय के लिए पाने की कोशिश को छोड़ देता है, तो भीतर एक अनोखा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि ध्यान की दिशा बदलने से उत्पन्न होता है। मन जो अब तक लगातार बाहर बह रहा था, अचानक स्वयं की ओर मुड़ने लगता है। ये मुड़ना किसी प्रयास का परिणाम नहीं है बल्कि प्रयास की अनुपस्थिति का परिणाम है। जब ऊर्जा बाहर की ओर लगातार नहीं भागती तो वो अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। इस स्थिति में व्यक्ति पहली बार ये देख पाता है कि उसकी बेचैनी केवल दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं थी बल्कि उस निरंतर चाहने की प्रक्रिया के कारण थी जो भीतर चल रही थी। ये चाहना एक प्रकार की आंतरिक भूख है जो कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि इसका आधार बाहरी चीज़ों पर टिका होता है और बाहरी चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। इसी मोड़ पर एक और गहरी समझ जन्म लेती है कि आकर्षण और प्रेम को नियंत्रित करने की कोशिश ही अक्सर उन्हें विकृत कर देती है। जब मन किसी संबंध को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाता है तो वो स्वाभाविकता खो देता है। स्वाभाविकता में एक सरलता होती है, एक बिना प्रयास की उपस्थिति होती है। लेकिन जब मन हर शब्द, हर व्यवहार, हर प्रतिक्रिया को मापने लगता है तो भीतर एक अभिनय शुरू हो जाता है। ये अभिनय धीरे धीरे व्यक्ति की वास्तविकता बन जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो अब स्वयं को नहीं जी रहा बल्कि एक भूमिका निभा रहा है। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य अपने ही अनुभव से कटने लगता है। वो संबंधों में मौजूद होता है लेकिन भीतर से अनुपस्थित होता है, और ये अनुपस्थिति ही सबसे गहरा अकेलापन बन जाती है, भले ही बाहर संबंधों की भरमार क्यों न हो। जब पाने की कोशिश छोड़ दी जाती है तो एक अजीब विरोधाभास सामने आता है। जिस चीज को पाने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च की जा रही थी, वही चीज अचानक अधिक स्वाभाविक रूप से सामने आने लगती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ विशेष मिल जाता है, बल्कि ये कि देखने की दृष्टि बदल जाती है। अब व्यक्ति दूसरे को एक लक्ष्य के रूप में नहीं देखता बल्कि एक जीवित अस्तित्व के रूप में देखता है, जो स्वयं अपने अनुभवों, भावनाओं और स्वतंत्रता के साथ मौजूद है। इस देखने में एक प्रकार का सम्मान पैदा होता है जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले केवल उपयोगिता की दृष्टि सक्रिय थी। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन अत्यंत गहरा होता है, क्योंकि ये मन के केंद्र को प्राप्ति से हटाकर समझ की ओर ले जाता है। और जब समझ शुरू होती है तो संबंधों का पूरा स्वरूप बदल जाता है। इस परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति अपने भीतर एक नई तरह की रिक्तता को अनुभव करता है। यह रिक्तता पहले डरावनी लग सकती है, क्योंकि मन उसे खालीपन के रूप में व्याख्यायित करता है,
लेकिन यदि उसे ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यही रिक्तता वो स्थान है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। क्योंकि जब चाहने की निरंतर दौड़ शांत होती है तब मन पहली बार बिना किसी उद्देश्य के मौजूद होता है, और यह बिना उद्देश्य का होना ही चेतना का एक बहुत शुद्ध रूप है। यहाँ कोई भूमिका नहीं होती, कोई छवि नहीं होती, कोई भविष्य की कल्पना नहीं होती, सिर्फ एक सरल उपस्थिति होती है। इस उपस्थिति में व्यक्ति को पहली बार बिना किसी शर्त के देख पाता है। इसी बिंदु पर एक गहरी अंतर्दृष्टि उभरती है कि अधिकांश मनुष्य संबंध के नाम पर वास्तव में अपने भीतर की कमी को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कमी बाहरी व्यक्ति से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मूलतः मानसिक संरचना में ही उत्पन्न हुई होती है। जब तक मन ये मानता है कि उसे पूरा होना है, तब तक वो किसी न किसी माध्यम से उस पूर्णता को बाहर खोजता रहेगा। लेकिन जैसे ही खोज रुकती है, वैसे ही ये स्पष्ट होने लगता है कि वो कमी वास्तव में एक भ्रम थी, एक मानसिक आदत थी जो लगातार इच्छा को जन्म देती रहती थी। ये समझ कोई बौद्धिक निष्कर्ष नहीं होती, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव होता है जो धीरे धीरे मन के भीतर गहराई से उतरता है। और जब ये सब थोड़ा और स्पष्ट होता है तो व्यक्ति ये देखता है कि स्त्री को पाने की कोशिश छोड़ दो का अर्थ किसी त्याग या दमन से नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक गति को समझने से है जो हमेशा बाहर की ओर दौड़ती रहती है। ये छोड़ना एक हिंसक निर्णय नहीं है, बल्कि एक शांत देखना है कि ये दौड़ कैसे पैदा होती है, कैसे चलती है और कैसे स्वयं को थका देती है। इस देखने में कोई संघर्ष नहीं होता, और जहां संघर्ष नहीं होता वहां ऊर्जा का एक नया प्रकार प्रकट होता है। ऐसी ऊर्जा जो बिना दिशा के भी जीवित रहती है, बिना लक्ष्य के भी पूर्ण रहती है। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य पहली बार ये समझने लगता है कि उसका वास्तविक प्रश्न किसी को पाने का नहीं था, बल्कि स्वयं को देखने का था, बिना किसी शर्त, बिना किसी भूमिका, बिना किसी दौड़ के। जब ये पहली परत थोड़ी स्पष्ट हो जाती है कि पाने की कोशिश अपने भीतर एक तनाव और भ्रम पैदा करती है, तब अगली परत मनुष्य के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संसार की और गहराई में खुलती है, जहाँ केवल इच्छा नहीं रहती, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए अनेक सूक्ष्म विकार एक साथ सक्रिय दिखाई देने लगते हैं। यहाँ स्त्री का प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं रह जाता, बल्कि ये एक प्रतीक बन जाता है, स्वीकृति का, मान्यता का, स्पर्श के माध्यम से पुष्टि पाने का, और अपने अस्तित्व को किसी दूसरे की उपस्थिति में वैध महसूस करने का। मनुष्य के भीतर बहुत गहरे स्तर पर यह मान्यता बैठी होती है कि यदि कोई विशेष व्यक्ति उसे देख ले, उसे चुने या उसके प्रति आकर्षित हो जाए, तो उसके भीतर की कमी किसी तरह भर जाएगी। ये विचार इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति उसे विचार के रूप में नहीं पहचानता, बल्कि उसे स्वाभाविक भावना मान लेता है, जबकि वास्तव में ये एक सीखी हुई मनोवैज्ञानिक संरचना होती है जो बचपन से अनुभवों, अस्वीकारों और सामाजिक तुलना के माध्यम से निर्मित होती रहती है। दैनिक जीवन में ये संरचना बहुत साधारण घटनाओं के रूप में दिखाई देती है। किसी संदेश का तुरंत उत्तर न आना, किसी की नज़र का थोड़ी देर के लिए हट जाना, किसी बातचीत में अपेक्षित गर्माहट का न होना, ये छोटी घटनाएं मन के भीतर बहुत बड़े अर्थ बना देती हैं। व्यक्ति इन्हें वास्तविक घटनाओं के रूप में नहीं देखता, बल्कि इन्हें अपनी मूल्य स्थिति से जोड़ देता है। मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं आकर्षक नहीं हूँ, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। ये विचार अचानक बिना बुलाए उभर आते हैं। ये पूरा तंत्र इतना तेजी से काम करता है कि बाहरी घटना और आंतरिक प्रतिक्रिया के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो जाती है। और जब ये दूरी समाप्त हो जाती है तो मनुष्य बाहरी दुनिया को देखने के बजाय अपनी ही बनाई हुई व्याख्याओं में जीने लगता है। यही वो स्थान है जहां भावनाएं वास्तविकता से कट जाती हैं और कल्पना के साथ मिलकर एक नया मनोवैज्ञानिक संसार बना देती हैं। इस संसार में डर एक बहुत मौलिक भूमिका निभाता है। डर केवल अस्वीकार का नहीं होता, बल्कि उस संभावना का भी होता है कि कोई व्यक्ति हमें वैसे नहीं देखेगा जैसे हम स्वयं को देखना चाहते हैं। ये डर बहुत सूक्ष्म रूप में अहंकार की रक्षा करता है। अहंकार यहाँ केवल घमंड नहीं है, बल्कि स्वयं की एक छवि है जिसे व्यक्ति बार बार दूसरों के माध्यम से सत्यापित करना चाहता है। जब ये सत्यापन नहीं मिलता तो भीतर एक अस्थिरता पैदा होती है जो बेचैनी के रूप में अनुभव होती है। ये बेचैनी कभी कभी अत्यधिक प्रयास के रूप में प्रकट होती है। अधिक प्रभावित करने की कोशिश,
अधिक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश, अधिक उपस्थित दिखने की कोशिश। और कभी कभी ये उल्टा रूप ले लेती है, चुप्पी, दूरी या भावनात्मक बंधपन। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, वह प्रतिक्रिया कर रहा होता है, और प्रतिक्रिया हमेशा किसी गहरे डर से संचालित होती है। इसी के साथ इच्छा का एक और पहलू सामने आता है, तुलना। मनुष्य अनजाने में स्वयं को लगातार दूसरों के संदर्भ में मापता रहता है। कौन कितना आकर्षक है, कौन कितना सफल है, कौन कितना स्वीकार्य है। ये तुलना केवल बाहरी नहीं होती, ये भीतर तक प्रवेश कर जाती है और आत्म छवि को प्रभावित करती है। जब ये तुलना सक्रिय होती है तब प्रेम या आकर्षण एक सरल अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव बन जाता है। व्यक्ति दूसरे को देखने के साथ साथ स्वयं को भी देख रहा होता है, लेकिन यह देखना वास्तविक नहीं होता, ये एक मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन हमेशा तनाव पैदा करता है, क्योंकि उसमें स्वीकृति की शर्तें छिपी होती हैं। इस प्रकार मनुष्य का भावनात्मक संसार धीरे धीरे एक ऐसे क्षेत्र में बदल जाता है जहाँ सरलता कम होती जाती है और जटिलता बढ़ती जाती है। रिश्तों में यह जटिलता विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। बातचीत के पीछे छिपे हुए अर्थ, प्रतिक्रियाओं के पीछे छिपी अपेक्षाएं, मौन के पीछे छिपी व्याख्याएं, सब कुछ एक गहरे विश्लेषण का हिस्सा बन जाता है। व्यक्ति सामने वाले को वैसे नहीं देखता जैसा वो है, बल्कि वैसे देखता है जैसा वो उसे मानना चाहता है या उससे डरता है कि वो कैसा हो सकता है। ये स्थिति वास्तविक संबंध को कमजोर कर देती है, क्योंकि संबंध तब जीवित होता है जब दो चेतनाएं सीधे मिलती हैं, बिना व्याख्या के, बिना मानसिक निर्माण के। लेकिन जब मन लगातार अर्थ जोड़ता रहता है तो वो वास्तविक अनुभव को ढक देता है, और इस ढके हुए अनुभव में व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है, भले ही वो किसी के साथ ही क्यों न हो। इसी पूरे मनोवैज्ञानिक ढांचे में एक और गहरी परत होती है, आकांक्षा की आदत। आकांक्षा केवल किसी व्यक्ति को पाने की नहीं होती, बल्कि एक निरंतर बेहतर स्थिति की कल्पना होती है। मन हमेशा ये मानकर चलता है कि अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है और कुछ और होने पर ही पूर्णता आएगी। ये मानसिक प्रवृत्ति वर्तमान को लगातार अस्वीकार करती रहती है। जब ये अस्वीकार बार बार दोहराया जाता है तो वर्तमान अनुभव फीका पड़ने लगता है। व्यक्ति किसी भी क्षण में पूरी तरह उपस्थित नहीं होता, क्योंकि उसका एक हिस्सा हमेशा भविष्य में किसी संभावित स्थिति में उलझा रहता है। इस विभाजन के कारण जीवन की सहजता टूटने लगती है और एक निरंतर अधूरापन अनुभव में बना रहता है। इस अधूरेपन का सबसे सूक्ष्म रूप संबंधों में दिखाई देता है, जहां व्यक्ति सामने वाले से केवल उसकी उपस्थिति नहीं चाहता, बल्कि उससे एक प्रकार की आंतरिक पुष्टि चाहता है। यह पुष्टि शब्दों में हो सकती है, ध्यान में हो सकती है या व्यवहार में हो सकती है। लेकिन जब यह पुष्टि अपेक्षित रूप में नहीं मिलती तो मनुष्य उस पूरे संबंध को प्रश्नों में बदल देता है। वो ये नहीं देखता कि वास्तविकता क्या है, बल्कि ये देखता है कि उसकी अपेक्षा क्यों पूरी नहीं हुई। और यहीं से संबंध एक तनावपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, जहां दो स्वतंत्र अस्तित्व एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को आकार देने की कोशिश करने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात यह स्पष्ट होती है कि भावनाएं स्वयं में समस्या नहीं है। आकर्षण, लगाव, संवेदनशीलता और निकटता की इच्छा, ये सब जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन भावनाओं को पहचान और मूल्य से जोड़ दिया जाता है। जब भावनाएं मैं कौन हूं का प्रमाण बन जाती हैं, तब वे भारी हो जाती हैं, और जब वे भारी हो जाती हैं तो व्यक्ति उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जिससे एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। ये संघर्ष भीतर ही भीतर चलता रहता है। एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ उसका विश्लेषण है, और दोनों के बीच मन लगातार झूलता रहता है। इसी पृष्ठभूमि में यह समझ धीरे धीरे विकसित होती है कि पाने की कोशिश केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जो हर क्षण सक्रिय रहती है। यह स्थिति केवल किसी विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं होती, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में फैल जाती है। मान्यता, सफलता, स्वीकार्यता और पहचान की विभिन्न आकृतियों में। इसलिए जब केवल एक संबंध के संदर्भ में इसे देखा जाता है तो यह आधा सत्य होता है। वास्तविकता में यह पूरे मन की कार्यप्रणाली है जो लगातार कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करती रहती है ताकि स्वयं को स्थिर महसूस कर सके। लेकिन यह स्थिरता कभी प्राप्त नहीं होती,
क्योंकि पकड़ने की प्रक्रिया ही अस्थिर होती है। जब इस पूरी गतिविधि को बिना किसी निर्णय के देखा जाता है तो एक नया दृष्टिकोण खुलने लगता है। यह दृष्टिकोण न तो समर्थन करता है न विरोध करता है, बल्कि केवल यह देखता है कि मन कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे अर्थ बनाता है, कैसे डर को पोषित करता है और कैसे तुलना के माध्यम से स्वयं को परिभाषित करता है। इस देखने में एक अजीब प्रकार की स्पष्टता आती है, जहां व्यक्ति अपने ही भीतर चल रही गतिविधियों को बाहरी घटना की तरह देखने लगता है, और जैसे ही ये दूरी बनती है वैसे ही प्रतिक्रिया की तीव्रता कम होने लगती है। ये कमी किसी प्रयास से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है। यही वो बिंदु है जहां भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संरचना पहली बार अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करती है, और इसी ढील में एक संभावना जन्म लेती है कि शायद मनुष्य को बदलने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी उसे देखने की आवश्यकता है, बिना किसी निष्कर्ष, बिना किसी जल्दबाजी, बिना किसी छवि के। जब मनुष्य अपने भीतर चल रही इस भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक उलझन को थोड़ी देर के लिए भी बिना प्रतिक्रिया के देखने लगता है, तब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक मोड़ आता है, जहां जीवन को बदलने की कोशिश धीरे धीरे स्वयं को देखने की कला में रूपांतरित होने लगती है। ये वही बिंदु है जहां स्त्री को पाने की कोशिश छोड़ देना केवल व्यवहारिक सलाह नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की दिशा बदलने का संकेत बन जाता है। क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रहता कि बाहर क्या प्राप्त किया जाए, बल्कि यह हो जाता है कि भीतर जो लगातार प्राप्त करने की बेचैनी चल रही है वो वास्तव में है क्या। और जब ये प्रश्न गहराई से उठता है तो मन अचानक अपने ही स्रोत की ओर मुड़ने लगता है, जैसे कोई नदी अचानक अपने बहाव को पहचान ले और समझने लगे कि वो कहाँ से निकल रही है और क्यों लगातार आगे ही बह रही है। इस मुड़ने की प्रक्रिया में कोई हिंसा नहीं होती, कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई संकल्प नहीं होता। ये केवल एक नई तरह की दृष्टि होती है, जहाँ व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें देखना शुरू करता है। विचारों का आना जाना पहले भी था, लेकिन अब उनमें उलझने की बजाय उनके प्रवाह को देखा जाने लगता है। ये देखना एक साधारण क्रिया नहीं है, क्योंकि आमतौर पर मन विचारों के साथ इतना एकीकृत हो जाता है कि वो उन्हें स्वयं मान लेता है। लेकिन जब थोड़ी दूरी बनती है तो ये स्पष्ट होने लगता है कि विचार स्वयं मैं नहीं है, बल्कि मैं के भीतर घटित होने वाली घटनाएं हैं। ये भेद जितना सूक्ष्म लगता है उतना ही क्रांतिकारी है, क्योंकि यहीं से आत्मज्ञान की दिशा शुरू होती है। ध्यान इसी दूरी का नाम है, लेकिन इसे किसी तकनीक या अभ्यास के रूप में समझना अधूरा होगा। ध्यान का अर्थ है बिना चुने हुए देखना, न किसी विचार को पकड़ना, न किसी विचार को हटाना, न किसी अनुभव को श्रेष्ठ मानना, न किसी अनुभव को गलत ठहराना। ये एक ऐसी स्थिति है जहां चेतना स्वयं को देखने लगती है बिना किसी मध्यस्थ के। जब ये स्थिति थोड़ी भी स्पष्ट होती है तो मनुष्य पहली बार ये अनुभव करता है कि भीतर एक ऐसा स्थान है जो हर गतिविधि से पहले भी मौजूद था और हर गतिविधि के बाद भी मौजूद रहता है। ये स्थान शांत नहीं इसलिए है क्योंकि वहाँ विचार नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वहाँ विचारों से कोई संघर्ष नहीं है। इसी देखने की प्रक्रिया में एक और गहरी परत खुलती है। ध्यान का संबंध केवल बैठने या आंख बंद करने से नहीं है, बल्कि यह हर क्षण की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति किसी चेहरे को देखता है, किसी शब्द को सुनता है, किसी स्पर्श को महसूस करता है, तो क्या वो वास्तव में उपस्थित है या केवल अपने पिछले अनुभवों के माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहा है? ये प्रश्न धीरे धीरे हर अनुभव को बदल देता है, क्योंकि अब जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है जिसमें हर क्षण नया है, अनदेखा है और किसी पुराने अर्थ से मुक्त है। इसी बिंदु पर चेतना और मन के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट होने लगता है। मन लगातार तुलना करता है, व्याख्या करता है, याद करता है और भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन चेतना केवल देखती है। ये देखना किसी निष्क्रियता का नाम नहीं है, बल्कि अत्यंत जीवंत उपस्थिति का नाम है। जब व्यक्ति इस देखने में थोड़ा भी स्थिर होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो किसी भी विचार, किसी भी भावना, किसी भी इच्छा से प्रभावित नहीं होता। ये केंद्र किसी स्थान पर स्थित नहीं है, बल्कि अनुभव की गहराई में है, जहाँ सब कुछ आता है और चला जाता है।
इसी अनुभव के साथ ये समझ भी विकसित होने लगती है कि पाने की कोशिश केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि चेतना का एक संकुचन है। जब मन किसी चीज को पाने की कोशिश करता है तो वो स्वयं को सीमित कर लेता है, वो पूरे अस्तित्व को एक छोटे लक्ष्य में बदल देता है। इस संकुचन के भीतर तनाव पैदा होता है, क्योंकि ऊर्जा स्वाभाविक रूप से विस्तृत होना चाहती है, लेकिन मन उसे एक दिशा में बांध देता है। ध्यान के माध्यम से यह स्पष्ट होने लगता है कि यह संकुचन ही दुख का मूल स्रोत है, न कि वो वस्तु जिसे पाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, वैसे वैसे मनुष्य अपने अनुभवों को नए ढंग से देखना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण अब केवल एक लक्ष्य नहीं रह जाता, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में देखा जाने लगता है जो भीतर उठती और गिरती है। ये ऊर्जा किसी विशेष व्यक्ति से शुरू नहीं होती, बल्कि मन के भीतर से उत्पन्न होती है और किसी बाहरी रूप पर प्रक्षेपित हो जाती है। जब ये बात प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है तो एक बड़ा भ्रम टूटता है कि आकर्षण हमेशा बाहर से आता है। वास्तव में बाहर केवल एक माध्यम होता है, लेकिन स्रोत भीतर होता है। इसी देखने में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। व्यक्ति अब अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्तिगत नहीं मानता। पहले हर भावना मेरी भावना होती थी, हर विचार मेरा विचार होता था, लेकिन अब ये स्पष्ट होने लगता है कि ये सब घटनाएं हैं जो चेतना में घटती हैं। ये समझ एक गहरी स्वतंत्रता देती है, क्योंकि अब व्यक्ति को हर विचार को सच मानने की मजबूरी नहीं रहती। विचार आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ पहचान टूटने लगती है। ये टूटना किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि देखने की स्पष्टता का परिणाम होता है। ध्यान की यह अवस्था धीरे धीरे दैनिक जीवन में प्रवेश करने लगती है। ये केवल किसी विशेष समय की क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक निरंतर गुणवत्ता बन जाती है। व्यक्ति चलते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए भी भीतर एक प्रकार की मौन उपस्थिति को महसूस करने लगता है। ये मौन विचारों का अभाव नहीं है, बल्कि विचारों के बीच की जागरूकता है। इस जागरूकता में एक विशेष प्रकार की स्थिरता होती है जो किसी भी परिस्थिति से टूटती नहीं है। चाहे बाहर स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, ये आंतरिक उपस्थिति अपनी जगह बनी रहती है। इसी अवस्था में संबंधों का अनुभव भी बदलने लगता है। अब दूसरा व्यक्ति एक लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि एक स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है, जिसके साथ केवल संवाद होता है, कब्जा नहीं। ये संवाद अपेक्षा से मुक्त होता है, इसलिए उसमें हल्कापन होता है। पहले जहां हर बातचीत में एक उद्देश्य छिपा होता था, अब वहां केवल उपस्थिति होती है, और ये उपस्थिति संबंधों को अधिक जीवंत बना देती है, क्योंकि अब उनमें नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। इस पूरे परिवर्तन के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि बार बार उभरती है कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है, उनके बीच का संबंध ही वास्तविकता को आकार देता है। जब देखने वाला अपने विचारों के साथ एकीकृत होता है तो दुनिया एक निश्चित रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब देखने वाला थोड़ा भी अलग होता है तो वही दुनिया बदल जाती है। ये परिवर्तन बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण का होता है, और यही दृष्टिकोण वास्तविक स्वतंत्रता की नींव रखता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान किसी लक्ष्य की ओर जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि सभी लक्ष्यों के समाप्त होने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब देखने की स्पष्टता आ जाती है तो पाने की आवश्यकता कमज़ोर पड़ने लगती है। ये कमजोरी किसी निराशा से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है। और इस समझ में एक अजीब प्रकार की पूर्णता होती है, जहाँ व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने की दौड़ में न होकर स्वयं को ही देखने की स्थिति में होता है। यही वह बिंदु है जहाँ चेतना अपने ही स्रोत के बहुत करीब आ जाती है और जीवन एक नई तरह की सरलता में प्रवेश करता है, जहाँ कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती और कुछ भी हटाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब ध्यान की ये सूक्ष्म उपस्थिति थोड़ी स्थिर होने लगती है और देखने की आदत केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि स्वयं मैं की संरचना को भी देखने लगती है, तब एक बहुत गहरा और कभी कभी अस्थिर कर देने वाला चरण सामने आता है, जहाँ व्यक्ति ये पूछना शुरू करता है कि जिसे वो अब तक मैं कहता आया है, वो वास्तव में है क्या। यहाँ स्त्री को पाने की कोशिश या किसी भी संबंध की इच्छा एक और बड़े प्रश्न की छाया में चली जाती है, क्योंकि अब मूल प्रश्न किसी व्यक्ति या अनुभव का नहीं रहता, बल्कि स्वयं अनुभवकर्ता का हो जाता है।
ये वो क्षण है जहां मन अपनी ही बनाई हुई पहचान पर पहली बार संदेह करना शुरू करता है, और ये संदेह किसी बौद्धिक निष्कर्ष से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देखने से उत्पन्न होता है। आमतौर पर मनुष्य अपने मैं को बहुत ठोस मानकर चलता है। नाम, शरीर, यादें, विचार, संबंध, उपलब्धियां, असफलताएं, इन सब का एक जोड़ ही मैं है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब ध्यान गहरा होता है तो ये स्पष्ट होने लगता है कि इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है। शरीर बदल रहा है, विचार लगातार बदल रहे हैं, भावनाएं तरंगों की तरह उठ और गिर रही हैं, और स्मृतियां केवल अतीत की छवियां हैं जो वर्तमान में दिखाई दे रही हैं। फिर प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ बदल रहा है तो वो कौन है जो ये सब देख रहा है? क्या देखने वाला भी बदलता है या केवल देखा जाने वाला बदलता है? और यदि देखने वाला भी किसी रूप में बदल रहा है तो फिर कोई स्थायी केंद्र बचता ही कहाँ है?